जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको पर्यावरण की बहुत महत्वपूर्ण क्लास पढ़ाएंगे, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। चलिए आज हम आपको बताते हैं रेड डाटा बुक के बारे पे। विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN के नाम से जाना जाता था। IUCN का पूरा अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित प्रजातियां को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया है। आप जानिए संकटापन्न जीव क्या होते हैं। वे जीव जिन जीवों पे खत्म होने का संकट आ गया है पूरी तरीके से, इस प्रकार के जीवों को संकटापन्न जीव कहते हैं। IUCN के अंतर्गत संकटापन्न, इंडेंजर्ड, सुभद्य या दुर्लभ प्रजातियां थ्रेटेंड प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद है जानवर। ये इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम जानवर के बारे में, उसकी विशेषताएं सब कुछ जानेंगे। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सीटेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनेगा कि जो रात में जागने वाले जीव होते हैं उनको कौन कौन से रंग दिखाई पड़ते हैं, कैसा दिखाई पड़ता है। तो आपको ऑप्शन काला और सफ़ेद चुनना होगा। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे छिपकली। ये अगला पॉइंट है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। अगला पॉइंट है इसका जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो यहाँ से इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व बाल होते हैं वे अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, तो वो बच्चे देते हैं। और जिनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं वो सभी अंडे देते हैं। ये देख लीजिए, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। अगला पॉइंट है स्तनधारियों की विशेषताओं में उनके शरीर पर बाल का पाया जाना, कान के मध्य में 3 अस्थियों का मेलियन, इनकस, स्टेपस प्रमुख है। ये स्टेपस जो है कान की सबसे छोटी हड्डी है। यहाँ पर आपको 2 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। पहला कि कान की में कौन कौन सी अस्थियाँ पाई जाती हैं। इसमें मेलियन देगा, इनकस देगा, स्टेप्स देगा। पूछेगा कौन सी नहीं पाई जाती है, चौथा ऑप्शन दे देगा। और इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपस आ जाएगा। अब यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में या
नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। अब चलते हैं, देखिएगा आ गया प्रमुख, ये हैं आपके सलाद। ये देखने में भालू की तरह होते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये देखिए सलाद भाई साहब हैं आपके, ये देखिए कितने लटके हुए हैं। इनके बारे में प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। ये करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। 40 वर्ष की उम्र तक 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। अब आपसे प्रश्न इसमें इस प्रकार से पूछेगा कि कौन सा जीव पेड़ पर लटक कर 17 घंटे तक उल्टा सोता है, तो आपके सलाद भाई साहब हैं। और यह तो पूछ सकता है 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर ही रहते हैं, कौन सा जीव है, तो भी आपके सलाद भाई साहब हैं। इनकी और एक विशेषता और है कि सलाद भाई साहब ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पेट भरते हैं। अरे भाई, जो जहाँ रहेगा वहीं तो खाएगा ना। ये सलाद भाई साहब की विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता है ये 17 घंटे तक पेड़ पे उल्टा लटक कर सोते हैं। दूसरा, ये 40 वर्ष की उम्र तक 8 पेड़ों पर ही रहते हैं। और ये सप्ताह में एक बार नीचे शौच के लिए उतरते हैं और जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। ये सलाद भाई साहब की विशेषता है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए आपके यहाँ बाघ बहुत ही खतरनाक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये बाघ की विशेषता है कि हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में सभी से। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन से, जिससे शिकार की सही स्थिति का पता लगा लेकर रास्ता खोज लेती हैं। जरा सी हवा से की भी चल जाए तो ये तुरंत पहचान लेते हैं अपने टारगेट को। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं, जिससे दूसरा बाघ इस गंध से तुरंत पहचान लेता है कि भाई ये हमारा एरिया नहीं है, अगले भाई साहब का है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। ठीक है। इनकी एक और विशेषता है, ये हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से भी आवाज़ बनकर हैं। तो आपसे पूछ लेगा प्रश्न इसमें सीटेड में इस तरह से पूछ सकता है कि कौन सा जीव जो पत्तों के हिलने से और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को तुरंत पहचान लेता है, तो आपको होगा बाघ। और इसमें इस तरह से एक क्वेश्चन और बनेगा कि कौन सा जीव जो है हमसे 6 गुना बेहतर दे सकता है, तो बाघ। एक प्रश्न और बनेगा कौन सा जीव है जो हवा में कंपन से भी अपने शिकार को भांप लेता है, तो भी बाघ। इसकी विशेषताएं हैं, नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट। अब देखिए हाथी है और इसकी विशेषता दी हुई है। ये हाथी भाई साहब हैं, आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे आज देख लीजिए। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है भाई। ये कीचड़ में बहुत खेलते हैं क्योंकि उसमें ठंडा रहती है, इनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर अब हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी लगभग 200 ग्राम का वजन होता है। एक बड़े हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। देखिए इनकी विशेषता ये है कि कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। दूसरा, इनके कान जो है पंखों के तरीके होते हैं। तीसरा, 3 महीने के हाथी के वजन 200 किलोग्राम होता है।
एक बड़ा हाथी दिन में 100 ग्राम पत्ते खा लेता है। हाँ, एक दिन में केवल ये 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। ये इनकी विशेषता है। एक विशेषता इनकी ये भी है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी को पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़कर चले जाते हैं। तो इनकी विशेषताएं ध्यान रखिएगा। इसी में से प्रश्न बनेगा कि हाथी के बारे में आपको 4 विकल्प दे देगा कि कौन कौन सी विशेषताएं हाथी के लिए सही हैं। अब चलते हैं भाई लंगूर भाई साहब की ओर। देखिए लंगूर भाई साहब में मिलते हैं इनसे। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। भाई देखिए ये ऐसे भाई साहब हैं कि ऊंचे पेड़ पर भी रहते हैं और खतरा आने पर विशेष आवाज़ से अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। चलते हैं मगरमच्छ की ओर। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। चलते हैं अगले। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। अगला प्रश्न इसमें इस प्रकार है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा काटते हैं, दांतों को काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिस जाते हैं। तब आप इसमें इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है, काटता रहता है। ये पूछ लेगा कि आपसे कि गिलहरी हमेशा क्यों काटती रहती है, क्योंकि उसके दांत बहुत बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अब अगला है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अरे भाई नुकीला होगा तभी तुम काट पाएगा। अगला गाय की विशेषता है। गाय के अगले दांत पत्ते में काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। हम इंसान के भी आगे के दांत काटने के लिए होते हैं और जो पीछे वाले दांत हैं वो सब खाने के काम आते हैं। देखिए हैं सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनका नाम नाग, करेत, दुबैया, अफाई। ये देखिए नाग भाई साहब हैं, खाने से खड़ा करके देख रहे हैं। भाई इनसे सावधान रहिए, बहुत ख़तरनाक होते हैं ये लोग। फिर भी ऐसा है कि जब तक आप इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि निम्न में से किन किन प्रकार के सांप भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन दे देगा नाग, करेत, दुबैया, अफाई या कोई अन्य ऑप्शन दे देगा। तो जो है इसी में से आपको प्रश्न बनेगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर से बचने के लिए उसमें सीरम नाम की दवाई दी जाती है। इसको ये नोट कर लीजिएगा, सीरम नाम की दवाई दी जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल कर करता है। यहाँ एक प्रश्न ये बनेगा कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपना भोजन पूरा निगल कर करता है। तो ये सांप होगा इसका। अगला होगा। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये पूछेगा प्रश्न कि कालबेलिया किसको कहते हैं, तो सपेरों को ही कालबेलिया कहा जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन सकता है।
देख लीजिए कान के सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो कंपन से, हवा का कंपन या ध्वनि का कंपन, इसी प्रकार से वो महसूस करके सुनते हैं। आज आप जान लीजिएगा, इसके पहले नहीं जानते रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए हैं, ये डॉगी हैं, डॉगी सर हैं, देखिए इनको। इनकी विशेषता ये है, कुत्तों को गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है और कुत्ता एक दूसरे को मलमूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया तो बवाल हो जाता है। देख लीजिए, आप देखते होंगे कहीं आप गाड़ी खड़ी कर दें या उसी हो तो देखिए कुत्ता के पेशाब तुरंत कर देता है। वो अपनी पहचान ज़रूर छोड़ देता है कि भाई साहब हमारे इलाके में तो कोई नहीं आएगा। चल दें, आगे चलते हैं। चलिए केंचुए की विशेषता जानते हैं। ये देखिए केंचुआ है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से अगर होंगे तो ज़रूर जानते होंगे कि हाँ केंचुआ कैसा होता है। केंचुआ ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। देखिए केंचुआ जो है ज़मीन में छेद कर देते हैं और उन छेदों के माध्यम से ज़मीन में हवा और पानी प्रचुर मात्रा में पहुंच जाता है। केंचुआ जो है मृत पत्तियों और पौधों को उगाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केंचुए की किसान को मित्र कहा जाता है। ये तो आप जानते हैं केंचुए के किसान का मित्र का, और किसान का शत्रु जो है चूहा भाई साहब को कहा जाता है, क्योंकि फसल को बहुत ही नष्ट करते हैं, बर्बाद कर देते हैं पूरी फसल को काट के। इसलिए चूहा को किसान का शत्रु भी कहते हैं और केंचुआ को मित्र कहते हैं। इससे भी बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है, ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगला। अब है चींटियाँ। ये देखिए चींटी हैं, चीनी खा रही हैं, चीनी पे लिपटी हुई हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। देखिए तो पहले ये है इसमें कि जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, रक्षा करती हैं। भाई सिपाही काम ही वही होता है। अब काम करने वाली जो होती हैं भाई उनका काम है काम करना, हो जाएंगी अपना भोजन ढूंढ के लाएंगी। ये 3 विशेषताएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और ये चलते समय विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। चलते हैं आगे। अब इसमें दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। तो दीमक और ततैया होते हैं, ये समूह में रहते हैं। आपकी मधुमक्खी हो गई, वो भी समूह में रहती है। अब आप इसमें इस तरह का प्रश्न बनता है कि कौन सा जीव है जो समूह में नहीं रहता है। दीमक, ततैया, मधुमक्खी और अन्य ऑप्शन दे सकता है, जैसे मकड़ी दे दिया तो आपकी मकड़ी उसमें नहीं रहेगी क्योंकि वो अकेले रहती है। तो दीमक, ततैया, चींटी, मधुमक्खी, ये सभी जीव ग्रुप में ही रहते हैं। ये बात को ध्यान रख लीजिएगा और पेपर बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं। आपको महत्वपूर्ण इसमें ध्यान देना, प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। अब चलते हैं मच्छर भाई साहब की ओर। देख लीजिए ये, इसके बारे में तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, रोज़ देखते हैं, रोज़ मारते भी होंगे। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी को ढूंढ लेते हैं। देखिए भाई साहब कितने खतरनाक हैं कि हमारे लोगों के शरीर की गंध और पैर को तलवे का टेम्परेचर देख के खोज लेते हैं। भाई साहब ये तो एकदम मारते हैं। तो मच्छर पानी में अंडे देते हैं। अब देख लीजिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा होती है। अब इसमें प्रश्न आपसे पूछेगा कौन कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा, ये पूछ लेगा ये कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा नहीं फैलती है।
आपको एक ऑप्शन दे देगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एक कोई अन्य ऑप्शन दे देगा। तो आप उसका उसमें ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा, जो सही होगा वो दे दीजिए। इससे 3 बीमारियाँ ही फैलती हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। चलते हैं आगे। रुके हुए पानी में इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल डालना उचित रहता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का वो लार्वा मर जाता है। अब इसमें आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछेगा कि मच्छरों को मारने के लिए जो मिट्टी का तेल डाला जाता है तो उससे जल में क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा और मच्छर के लार्वा मर जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई, देखिए रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये जो है शहतूत के पत्तों को खाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं, तो ये शहतूत होगा। चलते हैं आगे, चूहा की तरफ देखेंगे भाई साहब। इनके बारे में तो बता ही दिए थोड़ा बहुत। चूहों की देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इनकी सूंघने, छूने, टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब देखिए पक्षी के बारे में जानेंगे। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों में बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर या पानी में। देखिए पक्षी जो हैं घोंसला बनाते हैं सिर्फ अंडे देने के लिए, और उसके बाद जब वो बच्चे निकल आते हैं अंडों से तो वो छोड़कर ज़मीन पर, पानी में कहीं भी चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों ओर होती हैं। ठीक है, चलिए हम आज आपको पक्षी ही दिखा देते हैं, भी दिखाएंगे। पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यह यानी ऊपर की ओर नज़र डालते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होता है तो उन्हें देखने का दायरा बढ़ जाता है, और ये जब बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक चीज़ पर होती हैं। और ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर देखते हैं, जैसे मैना। आपसे प्रश्न पूछेगा कौन सा ऐसा जीव जो गर्दन छिटके के साथ घुमाकर देखता है, तो मैना होगा। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते हैं और पुराने झड़ जाते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए कई तरह की आवाज़, एक तरह की आवाज़ है, और ज़मीन में चल के आने वाले के लिए दूसरे तरीके की आवाज़। इसकी अगली विशेषता है पक्षियों की, पक्षियों के बाहरी कान नहीं होते हैं। इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। पक्षी इनकी मदद से सुनता है, जिस प्रकार से मगरमच्छ में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। ये देखिए आ गई आपकी बसंत गौरी। इसकी विशेषता है बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। अब इसमें आपसे पूछेगा प्रश्न कि कौन सी ऐसा पक्षी है जो पेड़ों पर छेद बना के अंडे देता है, तो बसंत गौरी होगी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब अगला है शक्कर खोरा। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े
और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। तो इसमें जो सीटेट में आपका प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी है जिसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल आदि से बने होते हैं। इसका ऑप्शन होगा शक्करखोरा। ये विशेषताएं भी बहुत ध्यान रखिएगा। आइए इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो ये भी आपका शक्करखोरा होगा। ये विशेषता ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपना नोट कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए दर्जन चिड़िया, जैसा नाम से ही आपको मालूम चल गया होगा। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है, उसमें अंडे देती है। तो आपसे इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी चोंच से सिलकर जो है पत्तों में अपना घोंसला बनाता है। तो आपका दर्जन चिड़िया हो गया। अब चलते हैं आगे। ये देखिए तीनों खतरनाक योद्धा हैं भाई साहब, बहुत ही खतरनाक। यह चील, बाज, गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं दूर। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो इसमें आपका इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक देख लेता है। 3 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, चील, बाज, गिद्ध, या तो इसमें ये हो सकता है कि कौन सा जीव नहीं देखता है। चलते हैं आगे। नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और फिर उनमें जो घोंसला ज़्यादा पसंद आता है उसमें अंडे दे देती है। अब भाई साहब देखिए इसमें कितनी खतरनाक हैं ये लोग कि बेचारे वो लोग मेहनत कर करके घोंसला बनाते हैं, जब पसंद आएगा भाई उसी में अंडे देगी। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। अगला फाख्ता है, इसको पहचानिए। फाख्ता। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा जीव कैक्टस के पेड़ के कांटों के बीच या मेहंदी की, या तो पूछेगा मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं, तो ये आपका होगा फाख्ता। अब उल्लू की तरफ चलते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा सकता है 270 डिग्री तक। ये बात याद रखिए, उल्लू अपनी गर्दन घुमा सकता है। मैना, देखिए झटके के साथ अपनी गर्दन को पीछे की ओर करती है, इसको मैना कहते हैं। ये मैना होती है। ठीक, अब चलते हैं आगे। कलचिड़ी, इसको देख लीजिए। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये सब छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। ये चोंच के अंदर से लाल होती हैं। देखिए जो कलचिड़ी होती है ये पत्थर में और नए जो नाजुक मुलायम चीज़ें उनसे जो है अपना घोंसला बनाती है, जैसे टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई, ये सब एकदम मुलायम मुलायम चीज़ों से बनाती है। ये इसकी विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब आपके कौवा भाई साहब की ओर। कौवों के घोंसलों में लोहे के तार और लकड़ी की टहनी जैसी कई चीज़ें होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर जो है घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे को घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों को साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। देखिए इसमें आपका इस प्रकार से 2 प्रकार का प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे ऊंचाई पर जो है घोंसला बनाता है, तो कौवा होगा। और एक पूछेगा कि इसके घोंसले, कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ पाई जाती हैं, तो कौवा होगा। अब एक प्रश्न ये बनेगा कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और दूसरे के घोंसले में अपने अंडे देता है, तो उसका कोयल होगा। प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। अगला है गौरैया के बारे में जानेंगे आप। गौरैया अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया देख लीजिए।
आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा पक्षी अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे घोंसला बनाता है, तो आपको आंसर देना होगा गौरैया। चलते हैं अब कबूतर की तरफ। लिखा है कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। तो पूछेगा कौन सा पक्षी पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं, तो आपको आंसर देना होगा कबूतर। चलते हैं आगे। यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। अब ये देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के लिए की गई थी। यह बाघ संरक्षित केंद्र है। इसमें एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी इतनी विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। यह प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब ये है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल है, रिजर्व है। चलते हैं आगे। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम का। यहाँ पूछा गया एक सींग के गैंडे के लिए विशेष प्रसिद्ध है। 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क में भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। इसमें प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। दूसरा प्रश्न बनता है एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। इस प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं सीटेट के लिए जो महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। 1968 में इसे घोषित किया गया। ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अभी एक आपके उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में इसको घोषित किया गया है 53वां टाइगर रिजर्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का ये आपका चित्रकूट में है रानीपुर है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ पट्टन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमेश लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का जो राजस्थान में है। और इसके बाद चलते हैं आगे जो है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसको टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है। इसको ध्यान रखिएगा। अब ये है भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अब पौधों के बारे में जानेंगे। नेपेंथिस, यह नेपेंथिस है, इसको पहचान लीजिए। नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के भारत के कहाँ पाया जाता है, मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इससे खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कि कीड़े मकोड़े इसके ऊपर फंस जाते हैं। नेपेंथिस को घटपर्णी पौधा कहा। ये देखिए ये टोपी लगी हुई है इसकी, और जैसे यहाँ कोई ऐसे आया टप से इसको बंद कर देगा, यानी जो उसका काम शिकार हो गया। देखिए ये जो नेपेंथिस पौधा है ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। और दूसरा इसको घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। तो इसकी यही विशेषताएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ऑप्शन में देख घटपर्णी ना दे के नेपेंथिस दिया रहता है कि कौन सा पौधा कीड़े मकोड़े खाता है, तो आपको नेपेंथिस का भी दे देगा, कभी जो घटपर्णी दे देगा। ये या तो ये देगा या तो ये देगा, दो में से एक ऑप्शन रहेगा। ये भारत के कहाँ, मेघालय में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है बरगद। बरगद पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। इससे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें लटकते हुए ज़मीन के अंदर चली जाती हैं या टहनियाँ अंदर चली जाती हैं, तो बरगद इसका होगा। चलते हैं आगे। रेगिस्तानी ओक के बारे में विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। ये 10 से 12 फीट का होता है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट की गहराई तक, जब तक कि पानी न पा जाए, चली जाती हैं। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी महसूस होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें निम्न में से विशेषताओं में से कौन सी रेगिस्तानियों की विशेषता नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला है जंगल का कानून या जंगल का कानून अधिनियम 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं और उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म हो जाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि खुदाई और बांधों के निर्माण से जो है जंगल खत्म हो जाते हैं। इससे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि 4 विशेषताएं देगा, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं जिसके द्वारा जंगल खत्म हो जाते हैं, तो रहेगा खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण रहती हैं। और इससे पूछ लेता है कि जंगल के कानून अधिनियम कौन सा है जो 2007 है, जिसके द्वारा जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। और जंगल का संरक्षण ग्राम सभा करती हैं। तीनों विशेषताएं इसकी ध्यान रखिएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, ये तो सीटेट में पूछा ही जाता है। अब चलते हैं कृषि की ओर। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों, पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व के 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। एक ही प्रकार की फसलें उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। अगला है, चलते हैं आगे। एग्रीकल्चर कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का वैज्ञानिक एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। ठीक। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या कृषि की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से होता है। तालाबों और पोखरों में मछली पाली जाती हैं। विटीकल्चर का द्राक्षा अंगूर से होती है, अंगूरों की खेती की जाती है। आगे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर राष्ट्रीय उद्यान, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाना। हॉर्टिकल्चर का संबंध जो है सब्जी, फूल, फल से होता है। अब चलते हैं आगे। अगला है बीज। बीजों का प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां डाल देते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराने समय में सूखी लौकी में बीज रखने पर उसमें क्या 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 किया जाता था, विशेषता दे देगा। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर या पानी के जरिए दूसरी जगह बहकर चले जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उनमें से बाहर निकल जाती हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। ये है मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि घर में गोबर से क्यों लीपते हैं, तो भाई कीड़े से बचाने के लिए। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। आगे चलते हैं।
यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं हो तो इसका कारण होता है बीज क्षतिग्रस्त थे, बीज बीज में से टूटे हो सकते हैं, बीज में कीड़े लगे हो सकते हैं। ये आपकी विशेषता होंगी अगर नहीं अंकुरित होगा तो। चलते हैं आगे। अगला है सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होते हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होते हैं। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्ते सब्जियों में मिलता है। जो आयरन होता है गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विदेश से आने वाली सब्जियां, तो आप देखेंगे जो हरी मिर्च, आलू है वो साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। गोभी और मटर यूरोप से आई हैं। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई हैं। सोयाबीन चीन से आई है। इनको ध्यान रखिएगा, इसमें से प्रश्न पूछ लेता है कि हरी मिर्च किस देश से आई है, तो आपका साउथ अमेरिका होगा जो है, सॉरी। या पूछ लेगा मटर तो यूरोप से, कॉफ़ी, बीन्स, भिंडी अफ्रीका से आई है, सोयाबीन चीन से आई है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पौधों का कौन कौन सा भाग हम खाते हैं। जड़ जो है मूली, गाजर, चुकंदर की जड़ खाते हैं। तना में आलू, प्याज, अदरक। पत्ती में धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता होता है। बीज में चना, बाजरा, गेहूँ, सरसों, धान। फूल में सहजन, केला, कचनार, कचनार होता है। फली, मटर की फली खाते हैं हम लोग। चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं घास। घास का पौधा जितना ज़मीन से ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी के माध्यम से खोद कर निकाला जाता है। चलते हैं अगला विशेषता इसकी। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टिन ज़मीन बोलते हैं। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल में तोरांग करते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। उन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी इसी में और यह सब ले लेते हैं, फसल कम हो जाती है। चलिए, क्रोटोन के पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन से ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। यह मिट्टी सूखने लगती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख जा रही है। तो ये इस प्रकार की पहचान बता देते हैं। तो ये क्रोटोन पौधे की विशेषताएँ हैं। अब चलते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। चलते हैं आगे। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में सक्षम होते हैं। पत्तियां इनकी सहायता करती हैं। खाद्य संश्लेषण होता है, इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, इसलिए इस प्रकार संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित होती है तथा पादप खाद्य के रूप में संचित रहता है। अब चलते हैं झूम खेती के बारे में जानते हैं। झूम खेती जो करने का तरीका बहुत ही अलग है। यह एक फसल काटने के बाद ज़मीन में कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह में जो बांस या जंगल उग जाते हैं उन्हें उजाड़ते नहीं हैं। इसके बाद में उन्हें गिराकर जला देते हैं और राख ज़मीन में खाद का काम करती है। जब ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं।
फसल के समय भी अनचाही घास और पेड़ पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किस कृषि को जनजातीय कृषि कहा जाता है, तो झूम खेती होगी। यह उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। आगे चलते हैं। अब अगला है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। चलते हैं आगे। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए होती है, स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। देखिए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों की कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि विटामिन डी में अस्थियों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी विटामिन होती है? तो डी होता है, कैल्शियम उसके साथ में रहता है। अब आगे चलते हैं। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अगला है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। ठीक, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल आदि होते हैं। अगली है, छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सब्जी को छीलने से पहले धो लेना चाहिए, फिर छीलना चाहिए, उसके बाद में धोना नहीं चाहिए, नहीं उससे भी विटामिन उसके नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो इस कारण उनको एक बार ही धोएं, बहुत ज़्यादा ना धोएं। अगला, भूख लगने पर पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती हैं। चबाकर खाने से लार में टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। तो लार से क्या टाइलिन निकलता है, ठीक, वह स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन हमको मीठा लगने लगता है। भोजन को पकाने के तरीके देखिए इतने हो सकते हैं, या तो भून कर उसको बनाया जा सकता है भोजन को, या उबाल कर, या तल कर, या सेक कर। ये 4 ही तरीक़ों से बनाया जा सकता है। आपसे बहुत बार पूछा गया है कि भोजन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किस प्रकार से नहीं बनाया जा सकता, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो इसको देखकर भून कर बनाया जा सकता है, उबाल कर, तल कर, सेक कर। इसको नोट कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। अब मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। ये मच्छर भाई साहब हैं। रोनाल्डो रेस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, ठीक, जो भारतीय मूल के थे। मलेरिया के बुखार में कपकपी और ठंडक लगने लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवा सिनकोना की पेंच से छाल से बनाई जाती है। आपसे इसमें बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, या किस वृक्ष से बनाई जाती है? जो सिनकोना के पेड़ की छाल होती है। या आपसे इसमें अगला प्रश्न ये बन सकता है
कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझ लिए है ना। अब ये एनीमिया क्या होता है आप जानेंगे। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। आज की क्लास का जो है यहीं से अंत होगा। इसके बाद हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। ये पर्यावरण 2 से 3 क्लास में आपको पूरा कर दिया जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।